नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज कितनी डेट है? आज 19 फरवरी है। ठीक है, आज 19 फरवरी है। तो आज हमारी इंजीनियरिंग की क्लास चल रही है, इंजीनियरिंग की फ़र्स्ट क्लास है। ठीक है, आप लोग ये मत सोचिए कि ये सारी की सारी क्लासें हमारे द्वारा दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो टीम है वो जल्दी से आने वाली है, पूरी टीम हो चुकी है। तो 1 मार्च से वो लोग अपना क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक हम आपको इसलिए ये क्लासेस दे रहे हैं क्योंकि आप लोग पढ़ते रहें। ठीक है, गैप ना हो पाए। तो आज हमारी ये फ़र्स्ट क्लास इंजीनियरिंग की है। ठीक है, आप लोगों को जो और टीचर पढ़ाएंगे वो जितना हम पढ़ा देंगे उससे आगे से ही शुरू करेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग इन सब के नोट्स बनाते रहिए। ठीक, आप लोग इन सब के नोट्स बनाते रहिए। तो आज 21 फरवरी है, आज 19 फरवरी है। ठीक है, 19 फरवरी को ये हमारी इंजीनियरिंग की क्लास मिल रही है आपको। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा टाइम टेबल नोट करेंगे, आपको 19 से और 27 फरवरी तक कौन कौन सी क्लासेस मिलेंगी। क्योंकि 28 को संडे है तो उस दिन आपको कोई क्लास नहीं मिलेगी, उस दिन छुट्टी रहेगी। और 1 तारीख से आपका जो है बैच चलने लगेगा। ठीक है, सही से 2-3 क्लासें आपको मिलती रहेंगी फिर डेली। तो तब तक की टाइम टेबल नोट करेंगे। आज 19 फरवरी आपको इंजीनियरिंग की क्लास मिल रही है। इसके बाद 20 को नहीं मिलेगी, एक दिन छोड़ के मिलेगी। 19 को मिलेगी आज इंजीनियरिंग, 21 को मिलेगी मैथ की, और इसके बाद 23 फरवरी को मिलेगी सॉइल साइंस की, और 25 फरवरी को मिलेगी जीएस की, 27 फरवरी को मिलेगी सॉइल साइंस की। एक बार दोबारा सुनेंगे, 19 फरवरी आज इंजीनियरिंग की क्लास हो गई, इसके बाद 21 फरवरी को मैथ की क्लास होगी, 23 फरवरी को सॉइल साइंस की क्लास होगी, 25 फरवरी को जीएस की क्लास होगी, और 27 फरवरी को सॉइल साइंस की क्लास होगी। ठीक है, और 28 को आपका संडे है तो उस दिन छुट्टी रहेगी, और 1 तारीख से आपका जो है 2-3 क्लासेस पर डे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको क्लास को और शेयर करिए जिससे कि और लोग लाइव आ सकें। ठीक है, और लोग लाइव आ सकें, और क्लास को शेयर कर दीजिए। फिर हम चलते हैं अपनी क्लास में। ठीक है, आज आपकी जो है ये इंजीनियरिंग की फ़र्स्ट क्लास है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग सिलेबस नोट करेंगे। सिलेबस इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, 2-3 मिनट सिलेबस नोट करेंगे, उसके बाद इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका क्या रहेगा? तो सबसे पहला चैप्टर आपका लोहा वाला रहेगा। ठीक है, जो आपका लोहा है, ये इंजीनियरिंग क्या होता है? ठीक है, इंजीनियरिंग को हिंदी में कहते हैं कृषि अभियंत्रण या कृषि अभियांत्रिकी। ठीक है, ये कृषि अभियंत्रण क्या होता है? इसमें जो कृषि से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब जैसे हल हो गया और ट्रैक्टर वगैरह में जितने भी पार्ट यूज होते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं जितने भी आप जो खेत में कृषि कार्य करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं, उन सब के बारे में आपको यहाँ अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अब लोहा क्यों पढ़ेंगे हम? क्योंकि जैसे हल वगैरह होते हैं वो कौन से लोहा के बने होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए लोहा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, लोहा के बाद अगला चैप्टर आपका हल वाला रहेगा। ठीक है, हल वाला आपका अगला चैप्टर रहेगा। ठीक है, हल में भी आपको 2-3 तरह के हल पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपका अगला चैप्टर कौन सा रहेगा? तो अगला चैप्टर आपको कल्टीवेटर वाला मिलेगा। ठीक है, कल्टीवेटर एक चैप्टर है वो मिलेगा। ठीक है, और इसके बाद एक और चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आप लोग नोट करते चलिए, साथ साथ आप लोग नोट करेंगे तो आपके जो है नोट्स बनते रहेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर हमारा कौन सा है? खिंचाव वाला चैप्टर है, वो होगा। ठीक है, अगला वाला जो चैप्टर है वो खिंचाव वाला रहेगा इसमें। ठीक, इसमें क्या क्या जो चीज़ इम्पोर्टेंट हैं वो आपको बताई जाएंगी। ठीक है, और अगला चैप्टर आपको सिंचाई के यंत्र जो होते हैं, जैसे आपको सिंचाई करने वाले कौन कौन से यंत्र होते हैं, जैसे डेगली हो गई, बेड़ी हो गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे सिंचाई के यंत्र, सिंचाई के यंत्र। ठीक है, सिंचाई के यंत्र आप लोग नोट कर लीजिए होंगे। ठीक है, सिंचाई के यंत्र। ठीक, आपके हम कमेंट इसीलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि बार बार आपको जो है डिस्टर्बेंस ना हो बीच में, इसलिए कमेंट आपके अभी नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग को हम बता चुके हैं एक बार और कि कमेंट क्यों नहीं ले पा रहे हैं। आप लोग एक बार और सुन लेंगे, क्योंकि आप लोग अभी अपना बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसलिए हम जितना सोच के आते हैं पढ़ाने की उतना पढ़ाएंगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको देने की कोशिश करेंगे। आप जो कमेंट करेंगे वो हमारी टीम है, उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा अभी। ठीक है, हम आपको यहाँ पे कुछ
बोल के बताएंगे नहीं, ठीक। क्यों नहीं बताएंगे वो हमने आपको बता चुके हैं। तो आप लोग कमेंट कम करेंगे और पढ़ाई पे ध्यान ज़्यादा देंगे, ठीक है। आगे आप लोग नोट करेंगे, और नोट क्या करेंगे, अगला चैप्टर हमारा कौन सा रहेगा, तो ये आपकी थोड़ा सिंचाई के बारे में भी बता देंगे। जैसे सिंचाई की विधियाँ होती हैं, सरफेस इरीगेशन, सब सरफेस इरीगेशन वगैरह, ये सारा का सारा आपको बताएंगे। और जो अगला चैप्टर रहेगा वो चारा काटने वाली मशीन, ठीक है, चारा काटने वाली मशीन, उससे रिलेटेड जो कुछ भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर रह गया जुताई एवं भूपरिष्करण, ठीक है, जुताई एवं भूपरिष्करण, वो आपको चैप्टर बता दिया जाएगा उसके बारे में। फिर एक चैप्टर और आपका बचा है ट्रैक्टर वाला, ठीक है, एक चैप्टर आपका और बचा है वो ट्रैक्टर वाला, तो ट्रैक्टर वाला चैप्टर भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी वीडियो में और एक एक करके बात शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, तो आज लोहा वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, लोहा वाला चैप्टर पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो, और क्लास को शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोग लाइव आ सकें, ठीक है। क्लास को आप लोग शेयर करते रहेंगे जिससे कि और लोग लाइव आ सकें, ठीक है, और उनको भी थोड़ा बहुत जो है कुछ मिल सके पढ़ने के लिए, क्योंकि ऐसा कहीं पे मिलता नहीं है। आप लोग देख लिए होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं हमसे, तो देख लिए होंगे पूरे यूट्यूब पे ऐसा कहीं पे कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हम तो आपको फ्री में इतना सब कुछ दे रहे हैं, तो थोड़ा आप हमारी तरफ भी देखेंगे और इसको शेयर करते रहेंगे, ठीक है। अब लोहा में क्या है, आपको पीडीएफ से इसलिए पढ़ाया जाता है कि आपका कम से कम समय वेस्ट हो, ठीक है। हम यहाँ पे लिख के अगर सब चीज़ बताएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम पीडीएफ भी लेकर आए हैं, तो पीडीएफ से आप पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का चैप्टर क्या है, तो सबसे पहले लोहा वाला चैप्टर है। यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लें जिससे कि आपको परेशानी ना हो। पहला चैप्टर लोहा वाला है, ठीक है। ये आप लोग नोट्स बनाएंगे और इसमें जो पीडीएफ होती है इसमें हम आपको क्वेश्चन वाइज भी बता देते हैं कि ये कौन सा इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको याद करना है, कौन सा आपको केवल पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पूरी देखा करिए और अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक। अब हम चलते हैं अपने पहले चैप्टर पर, लोहा। सबसे पहले आपको बता दें लोहा पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। लोहा पढ़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है कृषि अभियंत्रण, ठीक है, इसमें जो कृषि से रिलेटेड जितने भी आपके यंत्र हैं, या जो जैसे आप लोग इसमें जितने हमने चैप्टर बताया, जैसे सिंचाई वाला बताया, तो सिंचाई किससे करेंगे हम, वो भी कोई यंत्र होगा, ठीक है, तो वो किसका बना होगा, ठीक है, लोहा, ठीक है, लोहा, या वो किसका बना होगा, तो वो धातु का बना होगा या अधातु का। वो आप जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे लोहा है, ठीक है, लोहा क्या है, धातु है या अधातु है, कमेंट करेंगे आप लोग, लोहा धातु है या अधातु है, ठीक है, लोहा धातु है, ठीक है, आप लोग भी जानते होंगे। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आपके लिए नोट्स बनाए हैं, उसमें हमने लिखा है, देखो शॉर्ट नोट्स ही हैं। कृषि यंत्रों में सबसे पहला पॉइंट क्या है, कृषि यंत्रों में प्रयोग होने वाले पदार्थों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। कृषि यंत्र जो हैं, जो यूज होते हैं कृषि यंत्र, उनको कितने पार्ट में बांटा गया है, तो दो पार्ट में बांटा गया है। सबसे पहला क्या होता है, धातु, और दूसरा क्या होता है, अधातु, ठीक। इतनी भी बात आपको समझ में आ गई होगी। धातु कौन कौन से होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कांसा, निकल, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम आदि, ठीक। अधातु क्या होता है, जो धातु नहीं होता वो अधातु होता है, ठीक है, मतलब लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक, ये सब अधातु ही तो है, तो वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। अब अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, भंगुरता। भंगुरता क्या होती है, भंगुरता एक गुण होता है, ठीक है। भंगुरता जैसे वे वस्तुएं या धातु जो टूटने पर चूर चूर हो जाती हैं, ठीक है, जो टूटने पर, मतलब जैसे आप लोग कांच देखे होंगे ना, कांच जब तोड़ते हैं तो बिल्कुल चूर चूर हो जाता है, ठीक, वही भंगुरता होती है, ठीक है। भंगुरता मतलब वे वस्तुएं या धातु जो टूटने पर चूर चूर हो जाती हैं, वो गुण उनका क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है, ठीक है। जैसे कांच हो गया और ढलवा लोहा, ठीक है, आपसे पूछा जाता है ढलवा लोहा में कैसा गुण होता है, तो आप लोग बता देंगे, उसमें ऑप्शन अगर होगा भंगुरता वाला तो भंगुरता होता है, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, कच्चे लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पिंग आयरन, ठीक है, इंग्लिश में होती है इसकी कच्चे लोहे की पिंग आयरन, ठीक है, PIGIRON, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि कच्चे लोहे को क्या कहते हैं, उसमें ऑप्शन दे देते हैं पिग आयरन, ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको पॉइंट में लिखा दिया गया है। और अगला पॉइंट है, जैसे कच्चे लोहे का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो ढलवा लोहा और इस्पात बनाने में, ठीक है, ढलवा लोहा और इस्पात बनाने में किसका
प्रयोग करते हैं तो कच्चे लोहे का करते हैं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। कैटेट में पूछा गया क्वेश्चन है, कैटेट में भी, BHU में भी और ICR सब में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कच्चे लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 3.5%। ठीक, और कच्चे लोहे में जो शुद्ध लोहा होता है, कच्चे लोहे में शुद्ध लोहा होता है वो कितना होता है, 92 से 97%। अब कच्चे लोहे में आप लोग ये सोच रहे होंगे कि शुद्ध लोहा कैसे, तो कच्चा लोहा जो होता है उसमें सब कुछ ही तो होता है, जैसे लोहा होगा, एल्यूमिनियम होगी, पीतल होगा, सब कुछ होगा ना, इसलिए उसमें शुद्ध लोहा जो होता है वो कितना होता है, 92 से 97%। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और ये सबसे लास्ट वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार कैटेट में पूछा जा चुका है। कच्चे लोहे का गलनांक कितना होता है, तो 1200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। धातु पहले पढ़ेंगे हम लोग, उसके बाद अधातु पढ़ेंगे, उसके बाद मिश्र धातु पढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। और ये भी ज़्यादा बड़ा आपका सिलेबस नहीं है इसमें, इंजीनियरिंग में भी इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 क्लास मिलेंगी और 10 क्लास में पूरा का पूरा सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इतने परेशान नहीं होंगे कि कोर्स नहीं हो रहा है। ठीक है, कोर्स आपका टाइम से ख़त्म होगा और आपको जितना बताया गया है वो सारी की सारी बातें यहाँ पे होंगी। ठीक है, कोर्स ख़त्म होगा और पूरा का पूरा कोर्स, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी में बॉटनी हो, जूलॉजी हो, कुछ भी हो, मैथ हो या इधर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हो या GS हो, सारा का सारा कोर्स कवर किया जाएगा। और आप देख भी रहे होंगे एक ही क्लास में, मतलब आपका जो कोर्स है वो कम से कम 5 से 6% तो ख़त्म हो गया होगा अभी तक। ठीक है, 5 से 6% कोर्स हम अकेले ही आपको ख़त्म करा चुके हैं। हम अकेले वैसे पढ़ाना चाहें तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग एक अकेले सिंगल टीचर से पढ़ के बोर हो सकते हैं, इसलिए हमने अपनी टीम बढ़ाई है। वो आपको 1 मार्च से प्रॉपर उसकी क्लासेस जो सभी लोगों की मिलेंगी, इसलिए हम आपको जो है इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग शेयर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। ठीक है, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए अच्छी से अच्छी मेहनत और ज़्यादा कर सकें। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, साथ साथ चलती रहेंगी। आप लोग अगला पॉइंट नोट करेंगे, जैसे लोहे की बात करेंगे अब हम। ठीक है, धातुओं की बात कर रहे हैं तो धातुओं में लोहा पहले नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, लोहा 3 प्रकार का होता है। ठीक, सबसे पहला क्या होता है, ढलवा लोहा, फिर दूसरा पिटवा लोहा, फिर इस्पात। ठीक है, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाएंगे ढलवा लोहा। ठीक है, ये जैसे हम ऊपर पॉइंट लिख लेते थे, ऊपर पॉइंट ये क्यों लिखा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। सबसे ऊपर पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, कच्चे लोहे में चुंबक का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, ये उसमें BHU में आया हुआ क्वेश्चन है, कच्चे लोहे में किसका प्रभाव नहीं होता है, तो उसमें ऑप्शन था चुंबक का, तो चुंबक वहाँ पे सही था। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ढलवा लोहा। ठीक है, ढलवा लोहा। ठीक, ढलवा लोहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कास्ट आयरन। कास्ट आयरन ये इसकी इंग्लिश होती है। ठीक है, अब इसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको बताएंगे, अगर जो इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप वो PDF से केवल पढ़ते रहेंगे। ठीक है, जिससे आपको याद बना रहे। अब ढलवा लोहे की बात करते हैं तो यह लोहा सस्ता होता है और साथ ही साथ अनेक रूपों में ढाला जा सकता है। ये केवल आपको पढ़ने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग केवल पढ़ेंगे, याद इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ठीक, अगला पॉइंट आप लोग देखेंगे, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। जैसे ढलवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, 2.2 से 4.3%। ठीक, ढलवा लोहे के उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्यूपोला नामक भट्टी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग इसको देखेंगे। और आगे बात करते हैं, जो ढलवा लोहे में सिलिकॉन की मात्रा कितनी होती है, तो 1 से 3.5%। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो ये लोहा होता है वो सस्ता होता है और अनेकतर जो कृषि यंत्र होते हैं उसमें प्रयोग होता है। ये भी आप लोग थोड़ा याद रख लेंगे क्योंकि आपसे यंत्र पूछता है कि ये यंत्र किसका बना होता है, तो उसमें आप लोग अगर कुछ आ नहीं रहा है तो आप लोग उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ढलवा लोहे का ही बना होता है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, यह सस्ता होता है, यह सस्ता होने के कारण अधिकतर कृषि यंत्रों में प्रयोग होता है। ठीक है, इसीलिए अब जो ढलवा लोहा होता है वो 4 प्रकार का होता है। ठीक है, जो कास्ट आयरन होता है वो 4 टाइप्स का होता है। सबसे पहले होता है श्वेत ढलवा लोहा, दूसरा ढलवा लोहा, ध्रुव शीतल ढलवा लोहा, आघात वर्ध ढलवा लोहा। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे श्वेत ढलवा लोहा है, इसमें क्या होता है,
इसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है कि कार्बन की मात्रा किससे अलग नहीं की जा सकती। 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें हमारा सुएट डलवालोआ सही था। ठीक है, इसमें लिखा है इससे कार्बन की मात्रा अलग नहीं की जा सकती है। ठीक है, और जो दुरुस्ती से डलवालोआ हुआ है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, तो इससे हलों के फार तथा दाबरोधी बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो सुएट डलवालोआ होता है इसमें कार्बन की मात्रा दोनों की इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग याद करेंगे, 2 से 4% और 3 से 4%। आगे बात करते हैं। आप लोग थक तो नहीं गए हैं, थक नहीं गए होंगे। इसमें सारा का सारा जो है वो याद करने वाला होता है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा देने की कोशिश की जा रही है जिससे आप लोग याद कर सकें। एक दिन की छुट्टी आपकी इसीलिए रखते हैं बीच में कि आप लोग उसको सही से याद करके आएँ। ठीक है, एक दिन की छुट्टी इसीलिए रखी जाती है। वैसे हमसे हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, हम आपको डेली क्लास दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों के हित में सोचने के लिए आपको एक दिन छोड़ के क्लास मिल रही है। तो आप लोग पूरी की पूरी तैयारी अच्छे से कीजिए। आपके लास्ट में जो है वो मॉडल पेपर भी कराए जाएंगे, अच्छे से तैयारी की जाएगी। आप लोग जोड़ते रहिए और जोड़ते रहिए। ठीक है, अब अगला देखेंगे। दूसरा क्या होता है, तो पिटवा लोहा। पिटवा लोहे की बात कर लें तो इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें जब हम वीडियो आपको ये पढ़ा रहे होते हैं तभी उसमें साथ साथ बताते चलते हैं कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो जब आपको PDF मिले ये, तो आप लोग उसमें से जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं वो आप लोग उसमें याद करिए। जो नहीं है इंपॉर्टेंट, हम पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, वो आप केवल पढ़ते रहिए उसको। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसको जो पिटवा लोहा है उसको कितने ताप पर ढाला जा सकता है, क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पिटवा लोहे को कितने ताप पर ढाला जा सकता है, तो 816 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। आगे चलते हैं और इसमें पॉइंट देखते हैं। जो पिटवा लोहे के 2 टुकड़े होते हैं, ठीक है, 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो 900 डिग्री सेल्सियस। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप लोग याद करेंगे। ठीक, आगे अगली बात करते हैं इस्पात की। ठीक है, इस्पात की बात करते हैं और इसके बाद एक टॉपिक और है और उसके बाद आपकी क्लास ख़त्म होगी। इस्पात के बाद जो इस्पात है वो 6 प्रकार की होती है। ठीक है, इस्पात जो है वो 6 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो मृदु इस्पात, मध्यम कार्बन इस्पात, उच्च कार्बन इस्पात और मृदु केंद्र इस्पात, विशिष्ट इस्पात, इसको ट्रोल इस्पात भी कहते हैं। ठीक है, और पृष्ठ कठोर इस्पात। अब इस्पात में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम आपको नीचे लिखा दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नीचे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं इसके। जैसे इस्पात में कार्बन की मात्रा अगर पूछे, इस्पात में कार्बन की मात्रा तो कितनी है, 0.1 से 0.25%। ठीक है, अगर मृद इस्पात में क्वेश्चन आए, मृद इस्पात में कार्बन की मात्रा कितनी होती है, तो 0.1 से 0.5%। ठीक, अगर मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की मात्रा पूछे तो 0.25 से 0.6%। और उच्च कार्बन इस्पात, आप लोग नाम से भी क्लियर हो रहा होगा, उच्च कार्बन इस्पात मतलब इसमें उच्च कार्बन होगी तो 0.6% से अधिक हो गई। मध्यम है तो इसमें मध्यम होगी, जो मृद है उसमें थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो आप लोग ये सारा का सारा चीज़ समझ गए होंगे। और नीचे और क्या लिखा है वो देखते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेस्टन हल की जो दाबरोधी होती है वो किससे बनी होती है, तो आप लोग वहाँ पे क्या लगाएंगे, डलवा लोहे से। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग याद करेंगे। और अगला पॉइंट है विक्ट्री हल की अरीस। ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये जो 5 लिखा है वो ये पूछे गए हैं। ठीक है, ये जो है BHU, ICR और UP कैडेट तीनों एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है, जो विक्ट्री हल की अरीस होती है वो किससे बनी होती है, तो मृद इस्पात से। और जो गेज व्हील होता है, नट बोल्ट होता है और जो गेयर होता है वो किस किस से बने होते हैं, तो आप लोग देख ही लिए होंगे। गेज व्हील जो होता है वो डलवा लोहे से, नट और बोल्ट मृद इस्पात। अगर मृद इस्पात नहीं दिया है ऑप्शन में तो आप वहाँ से क्या लगाएंगे, डलवा लोहा। ठीक है, डलवा लोहा लगा देंगे अगर मृद इस्पात नहीं दिया है। अगर मृद इस्पात दिया है तो आपका आंसर मृद इस्पात ही होगा। ठीक है, गियर किसका बना होता है, तो मृद इस्पात का। ठीक, आगे बात करते हैं, ये आज का लास्ट टॉपिक है। अब हमने धातु की बातें कर ली। ठीक है, धातुओं में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो हमने ख़त्म कर दी। अब हम बात करते हैं अधातु की। ठीक है, अधातु में आपसे ये पूछा जाता है, जैसे पीतल है। ठीक है, पीतल किसकी मिश्र धातु है, क्वेश्चन पूछेगा जो पीतल है वो किस किस की मिश्र धातु है, किस किस की मिश्र धातु है, तो आप लोग बता देंगे वहाँ पे। ठीक है, क्या बताएंगे, तांबा और जस्ता की। ठीक, अगर ये पूछा जाए कि पीतल में तांबा कितना होता है, पीतल में तांबा कितना होता है, तो 60 से 90%। ठीक, और पीतल में जस्ता कितना होता है, तो 10 से 40%। ठीक, तांबा क्या होता है,
तांबा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर, ठीक। और जो जस्ता होता है इसको बोलते हैं जिंक, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो भी समझते चलेंगे। और अगला जो है जो ब्रॉन्ज है, ये किस किस की मिश्र धातु है, तो तांबा और टीन की, ठीक है। तांबा और टिन की। जो इसमें क्या है 88% तांबा रहता है और 10% टिन रहती है, ठीक है। और जो 2% बचा आपका उसमें और भी सारे रहते हैं, ठीक है। जैसे एंटीमनी वगैरह हो गया और जस्ता वगैरह, ये थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं बहुत सारे, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और आगे बात करते हैं जो बेबिट है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, बेबिट, ठीक। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो नोट लगा के हमने लिखा है। जो 2% जस्ता, जो 2% इसमें जस्ता होता है, मतलब टीन होता है, 2% टीन होता है ब्रॉन्ज में, वो इसको आघात वर्ध बनाने के लिए मिला दिया जाता है, ठीक है। आघात वर्ध, ठीक है। यहाँ पे 2% क्या है, तो जिंक है, ठीक है। जिंक, जिंक क्यों मिलाते हैं इसमें, तो इसको ब्रॉन्ज को आघात वर्ध बनाने के लिए। आघात वर्ध क्या होता है, जैसे कि उसमें टूटने का गुण आ जाए, मतलब ज़्यादा देर में टूटे, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं हम। जो आघात वर्ध क्या होता है, आघात वर्ध मतलब उसमें टूटने के प्रति सहनशील हो जाए, ठीक है, मतलब ज़्यादा देर में टूटे, ऐसा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा शायद, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, कमेंट करेंगे आप लोग, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं बेबिट की, ठीक है। बेबिट भी एक मिश्र धातु है। किस किस की मिश्र धातु है, तो एक टीन 90%, एंटीमनी 7% और कॉपर 3%, ठीक है। अब 3 पॉइंट और हैं इसमें। जो सोल्डर होता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि सोल्डर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो सोल्डर का प्रयोग पीतल, तांबा, टिन आदि वस्तुओं को जोड़ने में किया जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे। ये पॉइंट ऐसे ही हमने लिख दिया है, अगर आप लोग याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। वैसे ये समझने के लिए हमने लिख दिया था। आप लोग जब पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपनी बुक का, उसमें प्रत्यास्थता दिया हुआ है, इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इलास्टिसिटी। तो ये उसमें दिया हुआ है, आप लोग उसको समझ नहीं पाते, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अगर आप लोग किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। प्रत्यास्थता क्या होती है, जो धातु होती हैं उनमें लचक पैदा कर देती है। लचक मतलब आप लोग समझ गए होंगे लचक क्या होती है, तो आप लोग अब वहाँ से समझ लेंगे, ठीक है। ये प्रत्यास्थता होती है, वो धातुओं में लचक पैदा कर देती है, ठीक। अगला पॉइंट है एक और, जो धातु में जो सोना होता है वो सबसे अधिक तन्य होता है, ठीक है। धातुओं में जो क्वेश्चन आता है, धातुओं में सबसे अधिक तन्य कौन होता है, तो सोना होता है, ठीक। अब आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी। और हमने आपको जो टाइम टेबल बताई थी वो आप लोग एक बार और सुन लेंगे। आज 19 फरवरी है, तो आज आपकी इंजीनियरिंग की क्लास है। 21 फरवरी को मैथ की क्लास होगी, 23 फरवरी को सॉइल साइंस की होगी, 25 को जीएस की होगी और 27 को सॉइल साइंस की होगी, ठीक है। और 28 को आपका संडे है, इसलिए आपकी उस दिन छुट्टी रहेगी और 1 मार्च से आपका प्रॉपर बैच स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। और जो लोग पहले, ये सबसे पहले जो लोग हमारी फर्स्ट क्लास ये देख रहे हैं अगर, तो वो लोग सबसे पहले हमारी और जो क्लासेस हो चुकी हैं वो लोग वो क्लासेस देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।